बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम आइल्स स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और आइल्स के अंदर हम बेसिकली अपने रीडिंग स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दिस सेक्शन इज़ डेडिकेटेड फॉर डिस्कसिंग द स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव रीडिंग स्कोर ओनली। अब आइल्स में जिस तरह के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ लिसनिंग, देन सेकंड इज़ रीडिंग, थर्ड वन इज़ राइटिंग एंड फोर्थ वन इज़ स्पीकिंग। तो हम इसमें सेकंड कंपोनेंट पे फोकस कर रहे हैं कि हम अपने रीडिंग स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जिस तरह कि हमें पता है कि आइल्स बेसिकली 2 तरह के हैं, आइल्स एकेडमिक्स एंड आइल्स जनरल। आइल्स एकेडमिक जो है बेसिकली दैट इज़ मेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु इज़ ट्राइंग टू गेट एडमिशन इन सम यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। सो वो इंस्टीट्यूशन बेसिकली आइल्स एकेडमिक रिक्वायर करते हैं। While sometimes applicants are trying to doing IELTS for immigration purpose, तो उनको IELTS जनरल चाहिए होता है। अब इनके स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, नेचर ऑफ कंटेंट्स में भी डिफरेंट होते हैं ये पैराग्राफ्स। तो अगर हम IELTS एकेडमिक की बात करें तो उसमें बेसिकली 3 पैराग्राफ्स होते हैं एंड ऑल आर इन एकेडमिक इन नेचर। और उसमें जो मेन बात होती है कि जैसे ही हम फर्स्ट पैराग्राफ से सेकंड पैराग्राफ से की तरफ जाते हैं तो सेकंड पैराग्राफ इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट देन द प्रीवियस वन एंड सिमिलरली थर्ड वन इज लाइक वेरी डिफिकल्ट देन द फर्स्ट 2। तो ये बेसिकली आपके लेवल को असेस करता है कि रीडिंग की कैपेबिलिटी पर्सन की कैसी है। लेकिन इसमें जो कंटेंट होते हैं इन पैराग्राफ्स में, दे आर मोस्टली एकेडमिक इन नेचर। while like in academic in IELTS general उसमें जो contents होते हैं वो बेसिकली डेली लाइफ से बारे में होते हैं, कोई प्रोसेस हमें बताया होता है, कोई कन्वर्सेशन होती है, लाइक दे आर बिट जेनेरिक इन नेचर कि हमें जो सोशल लाइफ में हमें इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, तो वो उस तरह की कन्वर्सेशन होती है। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली 4-5 डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं कि यू आर गिवन लाइक वन क्वेश्चन एंड देन स्टेटमेंट एंड देन बिलो दैट स्टेटमेंट यू आर गिवन 3 to 4 ऑप्शंस एंड यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन ऑफ देम, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। समटाइम मैचिंग्स भी हो सकती है कि ऑन वन साइड द नंबर ऑफ लाइक पैराग्राफ्स और ऑप्शंस आर गिवन, देन ऑन द सेकंड थिंग यू आर आल्सो गिवन सर्टेन ऑप्शंस। तो आपको देखा जा सकता है कि अच्छा ये जो पहले कैंडिडेट का जो टॉपिक डिस्कस हुआ उसमें किस चीज़ को डिस्कस किया, कौन से प्रॉब्लम को डिस्कस किया, सेकंड कैंडिडेट्स का क्या प्रॉब्लम था, थर्ड कैंडिडेट का क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो समटाइम इट कुड बी मैचिंग एंड समटाइम लाइक इट कुड बी लाइक मैचिंग हेडिंग्स एंड समरीज कि आपको एक पैराग्राफ दिया होता है कि उनका पैराग्राफ ABCD एंड देन देयर टाइटल्स हैव बीन गिवन एंड यू आर रिक्वायर्ड टू मैच देम। तो इस तरह की भी ऑप्शन हो सकती है। एंड फोर्थली डायग्राम लेबलिंग भी हो सकती है। यू आर गिवन अ डायग्राम एंड बेस्ड ऑन द पैराग्राफ यू आर रिक्वायर्ड टू label that diagram. And fifth option could be like sometime some space is given, sentence is given and there is a little space between the words and you are required to fill that space. तो बेसिकली वो जो चार्ट कंप्लीशन है और जो सेंटेंस कंप्लीशन है, इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। लास्टली आपको ट्रू एंड फॉल्स एंड नॉट गिवन की ऑप्शन होती है कि आपको स्टेटमेंट दी जाती है कि उसमें से बताना होता है कि लाइक ये स्टेटमेंट सही है पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली या फॉल्स है या ये स्टेटमेंट को पैराग्राफ में डिस्कस ही नहीं किया गया। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हम इन क्वेश्चन के साथ फेमिलियरिटी होती है तो जस्ट हम विद इन कपल ऑफ सेकंड्स हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो लाइक हमें आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज वी गोना स्पेंड 20-30 सेकंड्स इन रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस। तो बहरहाल इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आपको पहले से इन चीज़ों की फेमिलियरिटी है तो हम क्विकली स्कैन करके चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ। जो हमारे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम कौन सी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करें, हमें किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और उन प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। अब अगर हम इन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर लेंगे तो हम तकरीबन हर कंपोनेंट में अपना एक बैंड इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी इंग्लिश एक मॉडरेट किस्म की है तो से आई सिक्योर 6.5 बैंड से। ऑर्डिनरी जब मैं टेस्ट में अपीयर होता हूँ से मेरा ये बैंड आता है 6.5। अब अगर मैं इन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करूंगा तो आई कैन इंक्रीज माई बैंड फ्रॉम 0.5 to 1। इट्स मीन इट कुड बी 7, इट कुड बी 7.5। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कैंडिडेट्स को कि एटलीस्ट इन स्ट्रेटजीज को जरूर अप्लाई करें अपने टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो इट कुड इंक्रीज योर बैंड बाय एटलीस्ट बाय 0.5 to 1%। इससे 1 बैंड, इससे ज़्यादा भी हो सकता है।
अब क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई मुझे ना वो जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है तो समटाइम आई डू नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड्स मेंशन इन द पैराग्राफ। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत सारे कैंडिडेट इसको इस इश्यू के साथ फेस करते हैं। अब इसका पहला तो आइडियल सोल्यूशन तो यही है कि वी नीड टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी। इसका कोई सादा सोल्यूशन नहीं है कि वी नीड टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी, ये पहला। अब ये वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें? द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ वी कैन इंप्रूव आवर वोकैबुलरी। तो उसमें पहला ऑप्शन ये है कि आप एक डॉन न्यूज़पेपर लें, इंग्लिश न्यूज़पेपर लें, एटलीस्ट उसको फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टिल द लास्ट लाइन यू नीड टू फिनिश दैट न्यूज़पेपर एंड देन एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट, एवरी वर्ड ऑफ द न्यूज़पेपर। अगर आप एक न्यूज़पेपर जस्ट वन न्यूज़पेपर को फिनिश कर लेते हैं तो देन व्हाट गोना हैपन, यू हैव ओवरकम अराउंड 70 to 80% ऑफ योर वोकैबुलरी इशू। तो अब आपका 70 to 80% आपका वोकैबुलरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके अलावा देयर आर 570 वर्ड्स व्हिच हैज बीन मेंशन्ड बाय कॉलिन्स कोबिल्ड कीवर्ड्स। ये कॉलिन्स एक पब्लिशर है, तो दे हैव मेंशन्ड लाइक 570 keywords. So I will share in my next video what are those 570 words. So अगर हम उनको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो देन लाइक वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ना एक्चुअली हम कैसे इसको अपनी वोकैबुलरी को इशू को ओवरकम कर सकते हैं। तो अगेन वो भी अराउंड आप कह लें 60 to 70 और 70 to 80% आपके मसले को हल करेगी। बाकी तो ज़ाहिर है फिर हमें फिर थोड़ा सा और ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अब नाउ वी सोल्व आवर 70 to 80% ऑफ आवर वोकैबुलरी इशू। अब स्टिल भी हमें जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो देयर वी गोना फाइंड सम वर्ड्स व्हिच हैव सम where we are facing some difficulty in order to understand the meanings. So in that case what we need to do? तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके कॉन्टेक्चुअल क्लूज लेने होंगे। कॉन्टेक्स्ट से हमने अंडरस्टैंड करना होगा कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है इस वर्ड का। अब उसके लिए डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं। समटाइम वो आपको ना एग्जांपल भी दे देता है पैराग्राफ के अंदर, उसने ही यूज अ डिफिकल्ट वर्ड एंड देन ही गिव सम क्लूज। सो व्हाट वी कैन डू, फॉर एग्जांपल समटाइम वो कहता है कि हाउस होल्ड आइटम्स सच एज। अब हाउस होल्ड का अगर हमें मीनिंग नहीं आता कि व्हाट डज इट मीन बाय हाउस होल्ड आइटम्स, वो जब वो कहता है कि हाउस होल्ड आइटम्स सच एज लाइक table, chair, crockery, and certain other like bed, mattress. So like some other like so they are giving like explaining the keywords by giving some example. तो हम उस clue से guess कर सकते हैं कि अच्छा यह keyword का meaning क्या है, इस words का meaning क्या हो सकते हैं। Sometimes it happens कि like वो जो टेक्स्ट में ना उसके कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए जाते हैं कि कॉन्ट्रेरी टू द क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स टू वेरीफाई द रिजल्ट्स। अब हम देख लेते हैं कि अच्छा क्वांटिटेटिव में तो स्टैटिस्टिकल मीन टूल्स यूज किए जाते हैं, इसमें क्वालिटेटिव में शायद स्टैटिस्टिकल टूल यूज नहीं किए जाते। तो वी कैन गेट सम सेंस थ्रू द कंट्रास्ट स्टेटमेंट्स। एंड फाइनली एक थर्ड ऑप्शन भी होती है कि उसमें समटाइम वो डेफिनेशन भी दे देता है कि लाइक हाउस होल्ड रिफर्स टू द आइटम्स यूज्ड इन अ होम, यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स एट अ होम। तो लाइक वो समटाइम वो एक्सप्लेन कर देता है उस सिचुएशन को, तो हम उससे असेस कर सकते हैं कि इनके वर्ड्स क्या हैं। तो इस तरीके से हम अपने वोकैबुलरी के इशू को ओवरकम कर सकते हैं। अगेन मैं इसको लाइक रिकैप कर देता हूँ कि वोकैबुलरी के इशू को टैकल करने के लिए हमें एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर को फिनिश करना होगा, या सेकेंडली हम कॉलिन्स की एक वोकैबुलरी है जिसमें 570 वर्ड्स दिए गए हैं, तो हम उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने वोकैबुलरी के इशू को ओवरकम करने के लिए। इन एडिशन टू दोज वर्ड्स एंड तो हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्चुअल क्लूज लेके हम अपने उस इशू को टैकल कर सकते हैं। अब सेकंड चैलेंज जो हमारे पास आता है वो ये होता है कि समटाइम हमें नज़र नहीं आता, समझ नहीं आता। मुझसे तो कैंडिडेट्स क्लेम करते हैं कि जैसे मेरे पास टाइम नहीं है जी, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, मैं सारे तमाम क्वेश्चन को ना तो पढ़ सकता हूँ ना पैराग्राफ को पढ़ सकता हूँ, तो मैं आंसर कैसे दूंगा। ये बड़ा एक जेन्युइन इशू है, और आइल्स सिर्फ आपकी इंग्लिश को ही टेस्ट नहीं करता बल्कि कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की एबिलिटी को भी टेस्ट करता है। वो आप कितना क्विकली चीज़ों को समराइज, सिंथेसाइज और अंडरस्टैंड करते हैं, तो आइल्स बेसिकली इस चीज़ को भी असेस करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सर्टन लेवल्स डिटरमिन किए हुए हैं, बैंड्स जो वो देते हैं कि ये आदमी कितना प्रोफिशिएंट है, वेरी गुड है, वेरी गुड है, मीन
प्रोफिशिएंट स्पीकर है, एक्सलेंट है, तो लाइक दे हैव लाइक डिटरमिन द लेवल। तो अब ये जो इस इशू को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, हमारे पास बड़ा कम टाइम है और हमने क्वेश्चन को आंसर भी करना है और करेक्टली आंसर करना है। अब इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम स्किम एंड स्कैन करें। अब समटाइम तो बच्चों को यही पता नहीं होता कि स्किम एंड स्कैन में क्या डिफरेंस है। तो सब स्किमिंग इज समथिंग लाइक कि आपने ओवरऑल आइडिया लेना है कि लाइक what is the purpose of this passage, what did it talk about, like what did it discuss actually, what is the main theme of this paragraph। तो उसके लिए हम स्किमिंग करते हैं। अब स्किमिंग का बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप पहला जो पैराग्राफ होता है ना, दैट इज इंट्रोडक्शन, देन देयर इज अ बॉडी, देन देयर इज अ स्लाइटली कंक्लूजन। तो आप जो इंट्रोडक्शन की पैराग्राफ की ना आखिरी 3-4 लाइन्स पढ़ें, 2 to 3 लाइन्स पढ़ लें, तो एटलीस्ट उससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में बात कर रहा है। सेकेंडली, इन एडिशन टू दिस, आप क्या करें, जो बॉडी है उसके पहले 2 to 3 सेंटेंस पढ़ लें और उसी बॉडी पैराग्राफ के आखिरी 2 to 3 लास्ट 2 to 3 सेंटेंस पढ़ लें। अब इन ये जो हमने लास्ट 3 sentences or 3 lines of like introduction, and then first 2 to 3 lines of body paragraph, and then 2 to 3 lines of last lines of a body paragraph। इन सारों को जब इकट्ठा हम करके पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो वी गोना गेट द सेंस ऑफ अ पैराग्राफ कि अच्छा ये किस चीज के बारे में बात करता है, ये क्या डिस्कस करता है, इसका मेन थीम क्या, लाइक वी विल हैव सम सेंस। तो एटलीस्ट इससे रेलिवेंट 2 to 3 क्वेश्चंस के हम इजीली आंसर कर पाएंगे जब हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा, अब इसके साथ समटाइम वो डिटेल्स भी मांगते हैं पैराग्राफ के अंदर ना, कि अच्छा ये मैटर डिस्कस किया गया या नहीं, इसमें इस चीज पे बारे में क्या पैराग्राफ कहता है, सर्टेन ऑप्शन दी जाती है। अब इसके लिए हमें क्विक स्कैनिंग करना होगी। अब स्कैनिंग में हम मेन जो आइडियाज हैं, जो मेन लेसन्स हैं, मेन थीम है, उसको ना हम हाईलाइट कर लें। क्वेश्चन को जब स्टडी करें ना, पढ़े ना, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर जो मेन टर्म्स यूज किए हैं, कीवर्ड यूज किए, तो एटलीस्ट उनको हाईलाइट कर लें। अब समटाइम मिस्टेक क्या करते हैं हाईलाइट करते हुए, कि एक पैराग्राफ के बारे में बताया है कि ये कॉलेज के बारे में बताता है, लाइब्रेरी के बारे में बताता है, लाइक एक यूनिवर्सिटी के उसके बारे में पैराग्राफ लिखा गया। अब हम हाईलाइट करते हुए क्या करते हैं, हम यूनिवर्सिटी का लाइक नेम हाईलाइट कर लिया, देन लाइब्रेरी हाईलाइट कर ली, एंड देन सम लाइक इंफॉर्मेशन दैट वी कंसीडर दैट भाई ये यूनिवर्सिटी के ही बारे में है, कि टीचर्स भी होंगे, इधर स्टूडेंट्स भी होंगे, ये सारी चीजें। हाँ, लेकिन कुछ मेन चीजें होती हैं कि फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट्स के किस एस्पेक्ट्स के बारे में बात की, तो वो स्टूडेंट एंड देन उसका एस्पेक्ट्स। टीचर की मेथोडोलॉजी के बारे में, तो देन टीचर एंड इट्स मेथोडोलॉजी। अच्छा, जब हम क्वेश्चंस को हाईलाइट करें ना, तो हम उसके मेन थीम को, मेन एस्पेक्ट को हाईलाइट करें। और एक मिस्टेक जो मोस्टली कैंडिडेट्स करते हैं वो ये कि वो में उस सिमिलर वर्ड को और कीवर्ड को पैराग्राफ में सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना करें। सम टाइम उसके लाइक आप कह लें सिनोनिम्स को यूज़ किया होता है या उस सेंटेंस को रीफ्रेज किया होता है, तो आप लाइक उसके सिनोनिम को भी सर्च करने की कोशिश करें पैराग्राफ में। तो जब आप उन कीवर्ड्स को, की टर्म्स को पैराग्राफ से क्विकली स्कैन करेंगे और देन जहां आपको वो ऑप्शन मिल जाए, तो इट मीन्स दैट सेंटेंस इज परहैप्स आंसरिंग योर क्वेश्चन। तो इस तरह क्विकली आप अपने टाइम को सेव भी कर सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो इन फैक्ट जब हमें जो टाइम की कॉन्स्टेंट्स होती है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तो जो हमारे पास स्ट्रेटजी अवेलेबल है वो स्किम एंड स्कैनिंग स्ट्रेटजी इज मोर यूजफुल। अब इसके साथ समटाइम एक थर्ड चैलेंज भी आता है। अब थर्ड चैलेंज जो आता है वो हमें लाइक समटाइम कैंडिडेट्स कहते हैं कि द पैसेज आर ऑफ्टन कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग, समटाइम आई गेट लॉस्ट एज आई एम रीडिंग दैम। कि जैसे जैसे मैं ना पढ़ रहा हूँ तरह मुझे ना मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है और किधर पढ़ा। अब इस चीज़ के लिए आपको जो एक अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है। अब 3-4 डिफरेंट काइंड ऑफ पैराग्राफ्स हो सकते हैं, तो आपने इनको अंडरस्टैंड करना है इन स्ट्रक्चर को, कि अगर ये 3-4 डिफरेंट पैराग्राफ हैं तो वो कैसे स्ट्रक्चर किए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई पैराग्राफ ऐसा हो कि लाइक जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहा हो टू अप्रोचेस को, टू टेक्निक्स को, टू कंप्यूटर्स को, टू मोबाइल फोन्स को, तो लाइक कंपेयर एंड कंट्रास्ट।
तो इट्स मीन उसका जो इंट्रोडक्शन होगा वो बेसिकली उन दो ऑप्शंस के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा कि दिस पैराग्राफ एक्चुअली कंपेयर द फीचर्स ऑफ टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट वो बेसिकली तो उन टू एलिमेंट का और एस्पेक्ट्स का इंट्रोडक्शन होगा जो इंट्रोडक्शन है। देन हो सकता है कि इन द फॉलोइंग पैराग्राफ में बेसिकली एक प्रोडक्ट के, एक एलिमेंट के, एक बुक के बारे में उसने बेनिफिट्स लिखे हो। देन इन द सेकंड पैराग्राफ दे माइट हैव टॉक अबाउट द features of the second element, second component, second product, और then finally some concluding remarks। तो अब ये देखें introduction, then some components, I mean some features of first product, then features of second product, and then like a conclusion। तो that is the structure। तो अब इस स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि अगर उन्होंने किसी प्रोडक्ट के फीचर्स पूछे हैं तो कौन सी जगह पे आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है कि टू ही प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली जिनको कंपेयर किया जा रहा है, तो अगर वो फॉर एग्जांपल सेकंड प्रोडक्ट के बारे में तो इट्स मीन दैट अपीयर इन द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। तो इसी तरह अगर फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में तो इट्स मीन वो सेकंड पैराग्राफ में कहीं आ रहे हैं। अगर वो प्रोडक्ट ओवरऑल थीम के बारे में बात कर रहा है कि इस पैराग्राफ में क्या डिस्कस किया गया, किस चीज़ के बारे में, तो एटलीस्ट वो इंट्रोडक्शन सेक्शन। तो एक तो स्ट्रक्चर ये हो सकता है। समटाइम ये स्ट्रक्चर हो सकता है कि कॉज एंड इफेक्ट, कि अच्छा ये होगा तो ये इसका इम्पैक्ट आएगा, इफेक्ट होगा। तो जाहिर है इस कॉज एंड इफेक्ट उस इवेंट के बारे में जो एक बेसिक पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन सेक्शन में होगा। देन उसकी सर्टन कॉजेज, एक सेकंड पैराग्राफ विच विल टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ दैट इवेंट, एंड देन देयर आर गोना बी consequences ऑफ दैट इंसिडेंट और इवेंट। तो देन फाइनली कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो इंट्रोडक्शन, देन कॉजेज, देन इफेक्ट्स, एंड देन स्लाइटली कंक्लूजन। तो अब आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो जो क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं क्या वो कॉजेज के बारे में है तो इट्स मीन वो थर्ड पैराग्राफ में होंगे, आई मीन सेकंड पैराग्राफ में होंगे। इफ इफेक्ट्स के बारे में तो थर्ड पैराग्राफ में होंगे। अगर जस्ट जनरल क्वेश्चन तो ज़ाहिर वो फर्स्ट पैराग्राफ में होगा। तो सम टाइम आपको प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन भी बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है और देन उसके सोल्यूशन है। तो अब ज़ाहिर इंट्रोडक्शन में जैसे प्रॉब्लम के बारे में बताया जाएगा कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या इश्यूज हैं। देन डेफिनेटली उसकी सोल्यूशन के हम प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कॉर्पोरेशन को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए, तो उसके सोल्यूशन के बारे में बताया होगा। तो इट्स मीन प्रॉब्लम, देन इसके सोल्यूशन, देन कंक्लूडिंग कॉमेंट्स। तो अब इस तरीके से आप ये असेस कर सकते हो कि ये स्ट्रक्चर कैसे किया गया। और अगर प्रॉब्लम भी है तो यही बताएगा कि फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से स्ट्रक्चर किया होगा। यू कैन इजीली डिटरमिन द लाइक लोकेशन ऑफ द आंसर बाय हैविंग अ क्विक सेंस ऑफ द पैसेज। तो ये भी एक ऑप्शन आप यूज कर सकते हो उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर किधर होगा। ताकि ऑब्जेक्टिव ये कि हम अपने टाइम को सेव करें और एटलीस्ट कोशिश करें कि तमाम क्वेश्चन को आंसर करें। एक लास्ट चैलेंज भी है कि जो हमें समटाइम स्टूडेंट फेस करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो इतनी ऑप्शन दी होती है 4, 5 और मुझे लगता है कि सारों की सारी ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, ऑप्शन तो कोई एक ही ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो हम एक अप्रोच यूज करते हैं कि एलिमिनेशन अप्रोच। तो हम एलिमिनेशन एक अप्रोच को यूज करें। एलिमिनेशन अप्रोच ये होती है कि समटाइम एक उसमें मसलन एक क्वेश्चन है, देन उसकी 4 ऑप्शन दी गई है, तो एक ऑप्शन है कि वो क्या बिल्कुल कंट्राडिक्ट करती है हमारी पैसेज के साथ, तो उसको तो पहले ही क्रॉस कर लें कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट बिकॉज दिस इज लाइक समथिंग कंट्राडिक्ट विद द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज। समटाइम ये होता है कि ऐसी बात की जाती है कि फॉर एग्जाम्पल हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, वो लाइक जनरल इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं कंट्री की। इट्स मीन वो स्टेटमेंट तो है ही नहीं फिर इस पैराग्राफ में, क्योंकि इस पैराग्राफ में तो हम इन्वायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस करें। तो ऐसी बातें, एक आध स्टेटमेंट ऐसी भी होती है जो उस पैराग्राफ से किसी भी तरीके से लिंक नहीं करती, तो एटलीस्ट उसको भी क्रॉस कर दें। अब पीछे बच जाएंगे हमारे पास 2 ऑप्शंस। एक थर्ड भी एक गेस कर सकते हैं, वो ये कि सम टाइम उस स्टेटमेंट में ना एग्जैक्ट वर्ड दिए होते हैं जैसा कि पैराग्राफ में है। तो इस तरह की जो ऑप्शन है ना बड़ी रेयर यूज होती हैं कि रेयरली करेक्ट होती हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, जो करेक्ट स्टेटमेंट होती है ना वो रीफ्रेज्ड होती है, पैराफ्रेज्ड होती है, लाइक सिनोनिम यूज किए होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फ्रेज होती है। तो एटलीस्ट ऐसी स्टेटमेंट जिसने बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड यूज किए हुए हैं जो पैराग्राफ में यूज किए हुए हैं, इनफैक्ट वन स्टेटमेंट को उठाया और इधर पुट कर दिया, तो वो रेयरली करेक्ट हो सकती है, तो उसको भी क्रॉस कर दें। तो अब ज़ाहिर एक ही ऑप्शन बची, तो वो आपकी करेक्ट होगी। तो इस तरह की ऑप्शन को आप ऑप्ट करके, स्ट्रेटजीज को ऑप्ट करके आप अपनी बैंड को इंक्रीज कर सकते हो बाय 0.5 to 1। ज़ाहिर ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन आपका हेल्पफुल होगा। फिर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपको पे ऑफ करेगा। तो आप इन स्ट्रेटजीज को जानने के बाद अब आप इनको अप्लाई करें।
अपने पैराग्राफ को पैसेज को पढ़ें एंड देन अप्लाई दीज स्ट्रैटेजीज। क्योंकि अब ऐसे नहीं है कि आप यू जस्ट लिसन द स्ट्रैटेजीज और ये ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएंगी, तो आप इनको ट्राई भी करें। अब सबसे जो इशू है ना, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग है, वो बच्चों को हाईलाइट करना ही नहीं आता कि मैं किस चीज़ को हाईलाइट करूँ, किस चीज़ को हाईलाइट ना करूँ। व्हेन यू लर्न दिस आर्ट, फिर लाइक दिस स्ट्रेटजी गोना बी वेरी यूजफुल फॉर यू होपफुली। अब जो नेक्स्ट मैं उसमें शेयर करूंगा वो इसी तरह टिप्स होंगे फॉर लिसनिंग के लिए, देन फॉर राइटिंग एंड देन फॉर स्पीकिंग इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर।